दोनों पॉसिबल होते हैं, हम फिशन करते हैं। सर सर, मैं इंशाल्लाह अगर ये लेक्चर के दौरान में ये बातें डिस्कस नहीं कर पाऊंगा ना, तो आपके सारे सवालों का ऐसे जवाब दूंगा जैसे मैं खुद आइंस्टाइन हूँ। ठीक है? ओके। पहले एक दफा लेक्चर पूरा सुनना है। सो फिशन एंड फ्यूजन, दिस इज एन, नहीं है, दिस इज एन एक्सेलरेटेड फॉर्म ऑफ रेडियो एक्टिविटी। यार अभी पक्का बंद करो यार, गर्मी लग रही है आपको, फुड़ी उतार दो। वही ना सऊदीया वाले हैं ना, कंबल लेके एसी चला लेते हैं। सो एक्सेलरेटेड फॉर्म ऑफ रेडिएशन, फिशन और फ्यूजन। लफ्ज फिशन का मतलब क्या है भाई? तोड़ना। और लफ्ज फ्यूजन का क्या मतलब होता है? एक करना। क्या करना? मतलब प्लीज काम पे तवज्जो इतनी ज्यादा हो कि आपको, थोड़ा सा नीचे करो बेटा। इतनी तवज्जो हो काम पे जितनी बंदे को इफ्तारी के टाइम पे खाने पे होती है, राइट? स्पेशली अगर वो चिकन रोल्स बने हो, नो, या समोसियां बनी हो, और वो बंदे इफ्तारी करने 6-7 खड़े हो, तो यू आर एक्चुअली नो काउंट कर रहे होते हैं आपके, यार मैं कितने पिक कर सकता हूँ, इससे पहले को और हमला करें। न्यूक्लियर फिशन, देयर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड विद इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के अंदर बहुत सारी एनर्जी स्टोर्ड होती है। दिस एनर्जी कैन बी रिलीज इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन सच एज फिशन। फिशन में क्या होता है? आप इस न्यूक्लियस को तोड़ देते हैं। अगेन, कर्टेसी ऑफ, दरवाजा सही से बंद कर देना प्लीज, कर्टेसी ऑफ सेव माई एग्जाम्स, जिनसे हमने ये पिक्चर्स ली हैं। कॉपीराइट नहीं ली, उठाई है मैं प्रिंट और वो इसमें नोट्स में डाली हैं। ठीक है? मेरी आदत और कोशिश और ख्वाहिश यही होती है कि जो नोट्स मैंने खुद ना लिखे हो, यानी एज इन मेरा अपना कंटेंट ना हो, तो और वो इधर उधर से कहीं से कंटेंट बुक से या किसी जगह से लिया हो, तो उस पे हम अपना लोगो ना ही लगाएं। लग जाए तो इट्स जस्ट के हमने उसको कंपाइल किया है। इसके अंदर जो जो बात, इसके अंदर ज्यादातर चीजें रीडिंग मटेरियल की हैं। इस वजह से ये वाले चैप्टर में आप देखेंगे कि मैंने नोट्स, जैसे पहले हम बनाते हैं नोट्स, वैसे बनाने की बजाय I've simply copied the content from different places and rearranged it in a way that I can teach better. So, the splitting of a large unstable nucleus into two small nuclei, जब एक बड़े न्यूक्लियस को हम तोड़ते हैं छोटे न्यूक्लियाई के अंदर, तो वो जो दो न्यूक्लिय, बेसिकली वी कॉल इट फिशन। होती कैसे है? हम न्यूट्रॉन बम्बार्ड करते हैं इसके ऊपर, यानी जोर से न्यूट्रॉन मारते हैं इसको, ये टूटता है और ये दो डिफरेंट न्यूक्लियाई में चला जाता है, और हर न्यूक्लियस में से मजीद एक न्यूट्रॉन बाहर निकलता। क्या होता है? और ये न्यूट्रॉन आगे निकलते हैं, और ये आगे ढूंढते हैं किसी और बड़े न्यूक्लियस को, और ये उसको हिट करते हैं। एंड फिशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट बिकम्स अ चेन रिएक्शन। ये क्या बन जाता है? चेन रिएक्शन। अ बेटर इलस्ट्रेशन ऑफ दैट इज दिस, आया न्यूक्लियस, आगे हिट किया प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को, व्हेन इट हिट, तो न्यूट्रॉन्स कुछ बाहर निकले, एंड दे केप्ट ऑन डूइंग दैट, एंड दिस इज व्हाई इट इज अ चेन रिएक्शन। हमारे पास सबसे ज्यादा ये काम किन के साथ पॉसिबल है? वीव सीन कुछ रेडियो एक्टिव मटीरियल, हम उन्हें रेडियो एक्टिव क्यों कहते हैं? बिकॉज उनके अंदर रेडिएशन बाकियों से ज्यादा एक्टिव होती है। यूरेनियम का जैसे आइसोटोप है, या प्लूटोनियम का। इफ यू सीन मिशन इम्पॉसिबल, तो प्लूटोनियम कोर्स का वहां पे कोई रफड़ होता है रेडियो एक्टिव बॉम्ब बनाने के लिए। ये दोनों फिशन रिएक्शन में जाते हैं, इन्हें फ्यूल्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूल क्या चाहिए हमें इस रिएक्शन को कराने के लिए भाई? ओ मैजिशियन इधर देख, फ्यूल क्या चाहिए हमें ये रिएक्शन कराने के लिए? व्हाट इज द फ्यूल टू स्टार्ट दिस रिएक्शन? द न्यूट्रॉन एंड एनर्जी। कौन सी एनर्जी? द काइनेटिक एनर्जी दैट यू नीड फॉर द न्यूट्रॉन टू मूव इन अ हाई स्पीड टुवर्ड्स दिस न्यूक्लियस। ठीक हो गया? वो कहाँ से निकालते हैं हम? यूरेनियम और प्लूटोनियम में से। वो पहले से रेडियो एक्टिव है, उनका डिके हो रहा है।
ड्यूरिंग फिशन व्हेन अ न्यूट्रॉन कोलाइड्स विद अनस्टेबल के साथ दो स्मॉलर न्यूक्लियाई बना देता है, गामा रेज भी एमिट होती हैं। लार्ज न्यूक्लियाई कैन डिके बाय फिशन टू प्रोड्यूस स्मॉलर न्यूक्लियाई और न्यूट्रॉन्स विद अ लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। द प्रोडक्ट्स ऑफ फिशन मूव अवे वेरी क्विकली, तेजी से बाहर को निकलते हैं। जारी बात है, आप जब आगे पीछे से हिट कर रहे हैं तो वो आगे को गिरेंगे, मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जाते हैं। और इनको हम कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं इनको हम? पैरेंट न्यूक्लियाई कौन सा है जो टूटा है, इज लेस देन द मास ऑफ, हमेशा जारी बात है जब टूटा है तो जो मास ओरिजिनल न्यूक्लियस का था उससे कम इनका मास होगा। डॉटर न्यूक्लियाई विल हैव लेसर मास। यस, दिस इज बिकॉज द रिमेनिंग मास हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। क्यों ऐसा हो रहा है? रिमेनिंग मास किस में कन्वर्ट हो चुका है? एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप इनके masses को ऐड करेंगे, इफ यू ऐड द masses ऑफ दीज टू, दे विल नॉट बी इक्वल टू द मास ऑफ दिस गाय। इसके मास के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं इक्वल? बिकॉज सम ऑफ द मास हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। कोई प्रॉब्लम यहां तक? ओके। This is because the remaining mass has been converted into energy, which is released during the fission process. The process involved in nuclear fission can be shown in different ways. दूसरे diagrams में दिखाया जा सकता है। The diagram above is अच्छी illustration है। Example को जरा note कर लें। Important reaction है, पेपर में आता रहता है। यूरेनियम 235, जब उसके अंदर एक न्यूट्रॉन हम डालते हैं, इट कन्वर्ट्स। ये याद करने की चीजें हैं दोनों। क्या याद करने की चीज है? एक आपके पास क्रिप्टोनाइट बनता है और दूसरा आपके पास बेरियम बनता है, और साथ आपके न्यूट्रॉन बनता, क्रिप्टॉन, सॉरी क्रिप्टोनाइट कह रहा हूँ क्रिप्टॉन बनता है, ठीक है जी। ओके। और साथ आपके एनर्जी। अब इनको नाम सुपरमैन की वजह से नहीं दिया, सुपरमैन को नाम इसकी वजह से दिया, ठीक है ना। बेरियम देखा आपने क्या हुआ? आप जरा ऐड करें प्लीज 36 और 56 को, प्लीज यहाँ पे नीचे ऐड करें। व्हाट इज 36 प्लस 56? 92। बट लेट्स ऐड द masses, masses को ऐड करके देखते हैं। व्हाट इज 141, सॉरी व्हाट इज 92 प्लस 141? 92 प्लस 141, व्हाट इज दैट इक्वल? 233 230। लेकिन 3। अगर आप गौर करें कि हमारा ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये तो रिलेट कर पा रहा है 92 से, लेकिन ये जो हमारा 233 वाला पार्ट है, इट इज नॉट कॉरेस्पॉन्डिंग टू 235। क्या हुआ? अच्छा ऐसा कर लेते हैं सर, असल में ना एक न्यूट्रॉन निकला है बाहर। ओके, लेट्स ऐड दिस वन न्यूट्रॉन इनटू 233। आंसर इज स्टिल 234, इट्स स्टिल नॉट 235। व्हाई? बिकॉज देयर इज सम एनर्जी। यार आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं है, आपका भी नहीं ध्यान, इधर ध्यान दो। क्या हुआ है? एनर्जी बन गई है, सर समझ आई है? वो एनर्जी कहाँ जाएगी? वो अगले एटम को तोड़ेगी। U35 इज एन अनस्टेबल, याद रखना ये एक अनस्टेबल आइसोटोप होता है U35 जो सर है। जी। जो वो एनर्जी 235, क्या होगी? वो एनर्जी क्या होगी का क्या मतलब? वो मतलब हीट, काइनेटिक। हीट एनर्जी, काइनेटिक एंड एनर्जी एंड लाइट एनर्जी भी एट टाइम्स, जिसकी वजह से वो इट कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म्स। काइनेटिक फॉर्म लाजमी होती है, हीट लाजमी होती है, जिससे लोग जल मर जाता है। क्रिप्टॉन जो आगे बना है हमारे पास अनस्टेबल है, बेरियम जो बना है इसका मतलब उनका फर्दर डिके होगा। द अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ फिशन रिएक्शन जिसके अंदर यूरेनियम न्यूक्लियस इज हिट विद न्यूट्रॉन और स्प्लिट हो जाता है। ये उसने सारी एडिशंस करके दिखाई हैं, यू कैन सी देम बाय योरसेल्व्स। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? अब दूसरा जो टाइप ऑफ फ्यूजन का है, ये आप कहाँ देख सकते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन यू कैन सी देम इन द सन। सन के अंदर फिशन और फ्यूजन दोनों हो रहे होते हैं। सन के अंदर फिशन और फ्यूजन, फ्यूजन में क्या हो रहा होता है? इसका रिवर्स। इसमें देखिए ये टूट के दो बन रहे हैं ना, लेफ्ट वन इज ब्रेकिंग इनटू टू स्टेप्स। इसमें क्या करते हैं आप? जबरदस्ती दो न्यूक्लियाई, छोटे न्यूक्लियाई को जबरदस्ती साथ जोड़ के पकड़ लेते हैं, और कि वो उनके प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल, न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिव थिंग सब्सटेंस, वो रिपेल करेगा। सो यू डू गिव अ लॉट ऑफ एनर्जी, आपकी बहुत सारा वर्क डन करना होता है इनको जोड़ने के लिए, कंबाइन करने के लिए। आप इतना ज्यादा पुश कर देते हैं उन्हें एक दूसरे में कि वो कंबाइन होके एक हो जाते हैं। लेकिन जब ये एक होते हैं तब एनर्जी रिलीज भी बहुत सारी। फिशन और फ्यूजन में से ज्यादा आसान कौन सा है? निस्बतन बोथ आर डिफिकल्ट। फिशन आसान है, कम एनर्जी देते हैं, तोड़ देते हैं।
फ्यूजन से भी बहुत आउटपुट निकलती है एनर्जी की, लेकिन वो करना मुश्किल है क्योंकि उसके पहले आपको बहुत सारी इनपुट देनी पड़ती है। इसकी मिसाल इस तरह से ले लेते हैं कि हमें एक सादा बर्गर स्पॉट खोलना हो या पिज्जा स्पॉट खोलना हो तो वो आसान है, या ब्रांडेड बर्गर स्पॉट और पिज्जा स्पॉट खोलना आसान है? सादा। क्यों? ब्रांडेड में पहले, अच्छा, ज्यादा एनर्जी किस में आउटपुट निकलेगी, ज्यादा प्रॉफिट किस में होने का चांस है? ब्रांडेड में। सादा में भी प्रॉफिट होगा एंड इट वुड बी मैसिव, लेकिन ब्रांडेड में ज्यादा होगा। लेकिन ब्रांडेड मुश्किल क्यों है? आपको पहले आप इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए उसको खोलने के लिए। ठीक है। ओके। The above equation represent, अच्छा जी, न्यूक्लियर फ्यूजन में when two nuclei join to form a heavier nucleus, जब एक हैवी न्यूक्लियस बन जाता है, this process requires extremely high temperatures, बड़े जबरदस्त टेम्परेचर सही होते हैं मेंटेन करने के लिए। This is why nuclear fusion has proven very hard to reproduce, बड़ा अर्थ पे बड़ा मुश्किल है। स्टार्स में होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, ज्यादा स्टार्स में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। हाइड्रोजन एटम्स आर, आप इधर आगे बैठो। हाँ, क्योंकि आपको पता लगे क्या हो रहा है। नुक्कड़ में आपको क्या पता क्या हो रहा है? अच्छा। When two light nuclei join to form heavier nucleus, this process requires, अच्छा सॉरी, द हाइड्रोजन एटम को फ्यूज किया जाता है और क्या बनता है उनसे? टू फॉर्म हीलियम। क्या बनता है उनसे? पहले बैठो तो सही यहाँ आगे यार। थोड़ी देर बाद पंखा चला लेना और आप यहाँ बैठना, ठंड लग रही है, देखो आवाज चेंज होनी फील हुई है। हम्म, पंखा चला देना भाई जब आपको गर्मी लगे। शायद मैं बीमार हूँ इस वजह से मुझे सर्दी लग रही है, या मेरा तो ख्याल है आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। The energy produced during nuclear fusion comes from a very small amount of the particles mass. बहुत छोटा सा mass होता है जो कि कन्वर्ट हो रहा होता है एनर्जी के अंदर। The energy produced during nuclear fusion comes from a very small amount of particles mass being converted into energy. Albert Einstein ने इसको डिस्क्राइब किया था mass energy equivalence के साथ, जिसको हमने कहा था E is equals to mc squared। ठीक है प्यारे बेटे। हाँ जी। ओके है सब। द mass of the product fused nucleus is less। इसमें भी क्या होता है, जो फ्यूज न्यूक्लियस है वो mass कम है। आप गौर करें, देखें, इसका mass है 2, इसका mass है 1। सो 2 + 1 क्या आंसर आएगा? 3। 1 + 1 क्या आ रहा है? 2। प्लस क्या कंसिडर हो रहा है? एनर्जी। द mass of the product यानी फ्यूज न्यूक्लियस इज लेस देन द mass of two original nuclei। क्यों? Because the remaining mass has been converted into energy, which is released when the nuclei fuse. This amount of energy released during the nuclear fusion is huge. The energy from 1 kg of hydrogen that undergoes fusion is equivalent to the energy from burning about 10 million kilograms of coal। 1 किलो हाइड्रोजन से देखें कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। An example of nuclide equation for fusion is this। अब हमने अभी बात की, ऊपर लिखा हुआ हमने कि mass कम होता है, लेकिन यहाँ पर 2 + 1 क्या हो रहा है? =3 आ रहा है। दैट्स बिकॉज हमने पीछे पढ़ा था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास में बहुत माइनर नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है। अगर आप इंटीजर वैल्यू लिखेंगे आपको ये डिफरेंस नजर, जब आप डेसिमल्स में वैल्यू लिखेंगे तो आपको मैसेज का डिफरेंस नजर आएगा। ठीक है वो बकर। ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन को हमने किया, हीलियम इज एन आइसोटोप विद हीलियम, 2 प्रोटॉन्स हो गए। ये हमारे पास बेटे उससे बेहतर एग्जांपल एक आ गई है, न्यूक्लाइड इक्वेशन फॉर न्यूक्लियर फिशन इज स्टेटेड। ये आ गई हमारे पास। कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एमिटेड इन दिस रिएक्शन। आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी इस एन की वैल्यू फाइंड करनी है। प्लीज जरा नोटिस दिस, हमारे पास यूरेनियम के अंदर जब आपने एक न्यूट्रॉन डाला है तो असल में ऐसा नहीं हुआ कि इसका मास बड़ा है, असल में वो टूट गया है, दो डिफरेंट कंपाउंड, दो डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो गया है। ये जिन दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स के अंदर कन्वर्ट हुआ है वो रिएक्टेंट्स आप जरा देखिए प्लीज, रुबिडियम है और सीसियम है। रुबिडियम और सीसियम। अब जरा देखिएगा इनके मैसेज कितने हैं हमारे पास। दैट्स 96 प्लस 137। क्या आंसर आ रहा है प्लीज देखिएगा? 3, 3 एंड 2। 233। 233। कितना है? 230। तो न्यूट्रॉन कितने होने चाहिए फिर हमारे पास?
आप याद कीजिए, मैंने कहा था कम से कम एक न्यूट्रॉन का तो फर्क आ रहा था ना पीछे भी हमारे पास, राइट? सो द एन इज इक्वल्स टू, यहां से एन इज इक्वल्स टू वैल्यू क्या बनती है? क्या यहाँ पे प्लस एनर्जी लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। सो क्या आंसर होना चाहिए एन का? 2। लेकिन अगर प्लस एनर्जी लिखा होता तो क्या आंसर होता? न्यूक्लियर पावर स्टेशन के अंदर क्या होता? अब हमने पहले ऊपर बात क्या की थी, दिस इज अ चेन रिएक्शन जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फिर न्यूक्लियर पावर स्टेशन के अंदर क्या होता है बेटे? फिशन और फ्यूजन बहुत मुश्किल काम है, बट स्टिल डुएबल है। मुसीबत कहाँ, मुसीबत कहाँ जाके आती है? जब इन्हें कंट्रोल करना हो। क्या करना हो इन्हें? When fission is used for energy source, the process must be controlled in nuclear power। क्योंकि नहीं कंट्रोल करेंगे, इसके लिए नहीं कंट्रोल करेंगे तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। क्या हो जाएगा वो कर? उसके लिए क्या इस्तेमाल होते हैं? फ्यूल रॉड्स, कंट्रोल रॉड्स, ग्रेफाइट कोर। फ्यूल रॉड्स कौन से रॉड्स हैं? जो स्टार्ट कराते हैं। कंट्रोल रॉड्स कौन से हैं? जो रोकते हैं। ग्रेफाइट रॉड्स कौन से हैं? जो एब्जॉर्ब करते हैं। जो क्या करते हैं? कुछ इस किस्म का होता है हमारे पास ये सब्सटेंस। ये देखिए प्लीज, ये यूरेनियम की फ्यूल रॉड्स हैं, इनकी हमने फिशन करानी है। ये बोरॉन की कंट्रोल रॉड्स हैं। प्लीज नाम याद करने हैं आपने। क्या याद करने हैं? बोरॉन की रॉड्स यूज हो रही हैं इसमें कंट्रोल के लिए। हॉट गैस इसमें से निकल रही है। ये हॉट गैस जाके पानी को स्टीम में कन्वर्ट करती है, जो आगे टरबाइन को चलाता है वगैरह वगैरह। ये पंप है कोल्ड गैस अंदर फेंकने के लिए, जो कि गर्म होके इधर से वापस आती रहेगी। यूं एक कंप्लीट साइकिल बनता रहेगा। ये न्यूक्लियर पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट्स हैं। न्यूक्लियर पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग। थिंक कंक्रीट की शील्ड क्यों लगाई गई है? ताकि इसमें से जो भी रेडिएशन है वो बाहर ना निकल सके। इसमें से रेडिएशन बाहर ना निकल सके। कोई प्रॉब्लम प्यारे बेटे? बट ये आप देखिए दरमियान में ग्रेफाइट मॉड्यूल डाला हुआ है। ग्रेफाइट मॉड्यूलेटर क्यों डाला हुआ है? एब्जॉर्प्शन के लिए। किस लिए डाला हुआ है? इसकी मिसाल याद रखने के लिए वही रखी जा सकती है। आपको याद है अबू बकर, आपने पॉइंट आउट किया था, हमने एक वेबसाइट पे जाके ना, एक वो जो सिमुलेशन थी, एक बैटरी के साथ तारें कनेक्ट की थी तो वो आग लग गई थी। याद है? वो बल्ब को आग लग गई थी। हमने उस बल्ब को आग लगने से रोकने के लिए क्या इंट्रोड्यूस कराया था बीच में? रेजिस्टेंस। वो क्या करता था? कुछ चार्ज को अब्सॉर्ब करता था, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराता था। इसमें यही काम ग्रेफाइट मॉड्यूलेटर का। ये रेडिएशन को काबू करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं? बोरॉन वाले कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, रोकने के लिए काम आते हैं। किसके लिए काम आते हैं? और ग्रेफाइट वाले एब्जॉर्प्शन के काम होते हैं। समझ आ गई बात? ऑल सराउंडेड बाय थिक कंक्रीट शील्ड क्यों है आपको बता दिया गया। द फ्यूल रॉड कंटेन रेडियो एक्टिव मटेरियल। आइसोटोप यूरेनियम 235 यूज किया जाता है। 235 और 233 दो आइसोटोप्स हैं यूरेनियम के। 233 यूज नहीं किया जाता क्योंकि दैट इज ऑलरेडी स्टेबल। वो ऑलरेडी क्या है? स्टेबल है। द कंट्रोल rods contain the element boron and are raised or lowered to control the nuclear reaction. बोरॉन इज एबल टू एब्सॉर्ब न्यूट्रॉन्स। ये न्यूट्रॉन्स को एब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे वो न्यूट्रॉन्स कहा नहीं जाते? यूरेनियम की तरफ। मजीद यूरेनियम के साथ रिएक्ट, मजीद यूरेनियम न्यूक्लियाई को नहीं तोड़ते। इफ rods are lowered between the fuel rods, more neutrons are absorbed by the control rods or less fuel rods. This has the effect of slowing nuclear reaction. If the rods are raised, opposite effect create होगा। ज्यादा से ज्यादा यूरेनियम को हिट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा फिशन होगी। The neutron which are released as a result of fission, वो यूरेनियम की फिशन करते जाएंगे। The graphite rod क्या मॉडरेटर होते हैं, slowing down the neutrons। वो एब्जॉर्ब करते हैं रेडियो एक्टिविटी को। The heat energy produced by nuclear fission is removed by a coolant। क्या करते हैं? यहाँ से कोल्ड गैस आप इंट्रोड्यूस कराते हैं। वो कोल्ड गैस आती है, हॉट एयर जो है वो ऊपर को पुश होती है, और जो हॉट गैस जो इधर से पुश होती है, फिर वो एक करंट बनता है, जैसा कि किसी भी डिवाइस में पहले बनता हम देख चुके हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया बैकग्राउंड रेडिएशन। इंपॉर्टेंट कितनी इंपॉर्टेंट है? 1 नंबर इसका होता है हमारे पास पेपर में। इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि जो भी रेडिएशन आपका काउंटर नोट करता है, वो रेडिएशन किसी ऐसी चीज की है जो एक्टिवली रेडियो एक्टिव है। लेकिन जो चीजें एक्टिवली रेडियो एक्टिव नहीं है, मैंने बताया ये जो प्लास्टिक है ये भी रेडियो एक्टिव है। इसमें से भी रेडियो एक्टिविटी हो रही है। जमीन कंक्रीट भी रेडियो एक्टिव, लेकिन ये इतने कम है कि हमें फील नहीं होते। लेकिन जब आप काउंटर के जरिए से, वो जिगर वाली डिवाइस के जरिए से किसी चीज की रेडिएशन नोट कर रहे होते हैं आदिया, तो वो बैकग्राउंड रेडिएशन उसमें प्लस माइनस कर रहा होगा ना, उसकी एग्जैक्ट हाफ लाइफ हम मेजर कभी भी नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हमें पहले उस चीज को जिसकी हमने हाफ लाइफ मेजर करनी है,
पहले उसको रिमूव करके डिवाइस ऑन करनी होती है, ताकि पता लगे बैकग्राउंड रेडिएशन कितना है। क्या पता लगे? इसको बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं, वो रेडिएशन जो नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है कहीं पे भी, दैट इज बैकग्राउंड रेडिएशन। हमारी ये जो एयरपॉड्स है ना, वो था नॉइज कैंसिलिंग कैसे करती हैं। आप में से किस किस ने एयरपॉड्स यूज की हुई है नॉइज कैंसिलेशन के साथ? आप जब भी दोनों एयरपॉड्स कान में लगाते हैं तो फौरन नॉइज कैंसिलेशन नहीं होती, देयर इज अ डिले ऑफ अ सेकंड और टू। वो एक दो सेकंड में क्या हो रहा होता है, ये इसके अंदर से जो आवाज हो रही आ रही होती है उसके साथ जो बाहर से आवाज आ रही है, दोनों को मैच कर रही होती है। सो इट्स नोटिसिंग कि जो इसके अंदर से आवाज आ रही है उसको माइनस करके अब क्या क्या आवाज आ रही है, बैकग्राउंड नॉइस। पहले उसको रिकॉर्ड कर रहा होता है, ये पहले एब्जॉर्ब कर रहा होता है बाहर की आवाजों को, फिर एकदम से क्या करता है, उन सारी आवाजों को माइनस करता है, उनकी फ्रीक्वेंसी के ऑपोजिट फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है ताकि वो माइनस हो जाए, और सिर्फ अंदर वाली आवाज हमारे कान की तरफ डायरेक्ट करता रहता है। सो इट नीड्स टू हियर द बैकग्राउंड नॉइस। इसी तरह जिगर वाली डिवाइस है, पहले हम उसे ऐसे ही ऑन कर देते हैं, सैंपल रेडियो एक्टिव सैंपल उसके सामने नहीं रखते, ऐसे ही ऑन कर देते हैं। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपने वो डिजिटल बैलेंस देखा है जो आजकल सब्जी वालों के पास पड़ा होता है? वो उसके ऊपर तकड़ी रख देते हैं, कोई सामान रख देते हैं, रख के उसके ऊपर एक बटन होता है कैलिब्रेटर, कैलिब्रेशन का बटन। वो उसके ऊपर जो ऑलरेडी पड़ा हुआ वजन होता है, पहले उसको जीरो कंसिडर करता है। पड़ा हुआ पहले वजन नोट हो रहा है, मशीन पे लिखा आ रहा है, पहले उसको जीरो कर, अब एडिशनल वजन को वो काउंट करेगा, आप उसको उठाए माइनस में वैल्यू नजर आ रही होगी आपको। इसी तरह ये जिगर वाली डिवाइस के साथ हम लोग करते हैं, पहले इसको ऐसे ही ऑन कर देते हैं, जो रेडिएशन होती है उसको नोट कर लेते हैं, ये रेडिएशन। इसकी एक और एग्जांपल हमने पहले पढ़ी, वो लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड में हम क्या करते थे, पहले लिक्विड का ओरिजिनल वैल्यू लेवल मेजर करते थे, फिर कोई चीज अंदर डालते थे। इट इज इंपॉर्टेंट कि ये एक फिनोमेनन है, हमेशा अर्थ पे एग्जिस्ट करता है, आउटर स्पेस में भी एग्जिस्ट करता है। ह्यूमन एक्टिविटी ने इसको इंक्रीज कर दिया है। बैकग्राउंड रेडिएशन को क्या कहते हैं? रेडिएशन दैट एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस ऑल द टाइम। इसके कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुछ मैन मेड है। सोर्सेज ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन, नेचुरल सोर्सेज कौन कौन से? एक तो रेडॉन गैस है हवा में, जिसकी वजह से इसका नाम रेडिएशन पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर दूसरी चीज, एयरबॉर्न रेडॉन कम्स फ्रॉम द ग्राउंड, दिस इज फ्रॉम द नेचुरल डिके ऑफ यूरेनियम। जो नेचुरली यूरेनियम जमीन में एग्जिस्ट करता है उसमें से रेडॉन गैस निकलती है, रॉक्स में है, सॉइल में से है। टेस्टलेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस है, हमें इसका पता नहीं लगता, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा हेल्थ इशू नहीं है, इतनी बड़ी क्वांटिटी में नहीं होती कि हमारे लिए कोई हेल्थ इशू क्रिएट करे। रॉक्स एंड बिल्डिंग्स में से बेटे हमारा जो कंक्रीट है ये भी रेडिएशन करता है। हैवी रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स सच एज यूरेनियम एंड थोरियम अकर नेचुरली इन रॉक्स। वो जो बिल्डिंग्स जो पहाड़ी इलाकों में रॉक्स की बनी होती हैं, या आम पहाड़ों के जो रॉक्स होते हैं, उनमें से भी रेडिएशन आती है। ये रेडॉन गैस में कन्वर्ट होती है, जो अल्फा एमिटर है। दिस पर्टिकुलरली डेंजरस इफ इनहेल्ड इनटू द लंग्स इन लार्ज क्वांटिटीज। लार्ज क्वांटिटीज में आपको मिल जाए तो आपके लिए कैंसरस। नेचुरल रेडिएक्टिविटी बिल्डिंग्स मटेरियल्स के अंदर भी हमें मिलती है। कॉस्मिक रेज फ्रॉम स्पेस, स्पेस से जो आती है रेडिएशन, वो भी एक नेचुरल फिनोमिनॉन है। सन हमारी तरफ लेके आता है, कुछ अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाती है, कुछ नहीं एंटर होती। व्हेन दे कोलाइड विद मॉलिक्यूल्स इन एयर, उससे भी गामा रेडिएशन होती है। इसलिए वो कहते हैं ओजोन डिप्लीशन की वजह से कैंसर, स्किन कैंसर बढ़ जाता है। कार्बन 14 बायोलॉजिकल मटेरियल के अंदर, सब ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर कार्बन 14 होता है। लिविंग प्लांट्स, एनिमल्स, वो कॉन्स्टेंटली इसको रिप्लेस करते रहते हैं। इसीलिए कार्बन डेटिंग से पता लगता है कि कोई सब्सटेंस कितनी देर से जमीन के अंदर है। फिर फूड्स और ड्रिंक्स के अंदर भी नेचुरली कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं। पोटेशियम 40 होता है बनाना के अंदर। लेकिन ये रेडियो एक्टिव मटेरियल इतना कम है कि हमारे लिए कोई भी हेल्थ कंसर्न क्रिएट। इसका एक छोटा सा ग्राफ हमारे पास अवेलेबल है। रेडॉन गैस 50% हमारे पास रेडॉन गैस से है, 15% दैट्स 50, 15% दैट्स 15 बिल्डिंग मटेरियल से है, मेडिकल और एक्सरे से 13% है, 11% फूड में, कॉस्मिक रेज से 10%, और अदर सोर्सेज लेस देन 1%। मैन मेड सोर्सेज अब आते हैं जी। ये हमने जो सीटी स्कैन, क्या एमआरआई कहते हैं, ये एक्सरेज, ये बहुत सारी रेडियो एक्टिविटी करता है। इसीलिए आपको पता है कि ज्यादा एक्सरेज भी नहीं करवाए जाते किसी के, बार बार एक्सरेज। छोटे बच्चों का तो इंतहाई अवॉइड किया जाता है एक्सरे करा, सीटी स्कैन इंतहाई आखिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में, क्योंकि एक छोटे बच्चे का एमआरआई करें तो पॉसिबल है उसका दिमाग इतना डैमेज हो जाएगा वो से इतना डेवलप ही ना हो सके। न्यूक्लियर फॉल आउट फ्रॉम द न्यूक्लियर वेपन्स। फिर न्यूक्लियर वेस्ट, हमारी फैक्ट्रीज में बहुत न्यूक्लियर वेस्ट होती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से न्यूक्लियर वेस्ट तो निकलेगी,
तो वेस्ट के ममालिक में ये बहुत ज्यादा है, उसका खुमियाजा हम सारे ईस्ट वाले ममालिक भी भुगतते हैं। और न्यूक्लियर फॉल आउट, हम न्यूक्लियर वेपन्स आप देख लें, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में आज भी लाइफ नॉर्मल। इट्स बीन सो लॉन्ग, जब उन्होंने 1944 में 45 में इन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स थ्रो किए थे वहां पे। इट्स ऑलमोस्ट 80 ईयर्स नाउ, अभी भी वहां जिंदगी नॉर्मल। फिर न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, जापान में एक दफा न्यूक्लियर एक्सीडेंट जापान में ही हुआ था, सुनामी आ गई थी, न्यूक्लियर पावर प्लांट हिट हुआ था, काफी रेडिएशन निकली थी। अभी भी देखने की कोशिश कर रहे हैं वो जंग के दौरान के कुछ ना कुछ न्यूक्लियर हो जाए। अल्लाह रहम करे, हम बहुत इफेक्ट होंगे पाकिस्तानी इससे। अकाउंटिंग फॉर बैकग्राउंड, तो हम क्या करते हैं, करेक्टेड काउंट रेट निकालते हैं। पहले जिगर मूलर को ऑन करने से पहले बैकग्राउंड रेडिएशन देख लेते हैं, जिगर मूलर ऑन करके, फिर वो जिस सब्सटेंस का मेजर करना है उसको लेके आते हैं। यस। क्वेश्चन है जी, स्टूडेंट है जी, जिगर यूज कर रहा है टू मेजर द काउंट्स पर मिनट ऑफ डिफरेंट डिस्टेंसेस पे। देयर रिजल्ट्स एंड अ ग्राफ ऑफ रिजल्ट्स आर शोन बिलो, शोन हियर, डिटरमिन द बैकग्राउंड रेडिएशन। ये स्पेस इतनी क्यों छोड़ी हुई है? आपके पास है ग्राफ? मेरे पास क्यों नहीं नोट्स में वो अपीयर हुआ? आप लोगों के पास है ना ग्राफ? कैन आई सी द ग्राफ की पिक्चर? मैं इधर लगा देता हूँ पिक्चर। Could you please give it to me? I hope it is understandable. Shouldn't this picture go automatically to the iPad if I am using the same ID? Yes or no? It's saying airdrop कर लो। जी बेटा, क्या जूम करूं? आ गई है जी, थैंक यू। बस ये जुनैरा, ये क्वेश्चन है, फिर मैं आज शुरू करता हूँ। जी, इसको मेरा ख्याल मजीद भी हम क्रॉप कर सकते हैं। We can crop it a little more. कहता था, क्या कह रहा था जी, डिटरमिन द बैकग्राउंड रेडिएशन काउंट। तो हमें देख सकते हैं कि 180 है, 67 है, 29 है, 17 है, 15 15 15 है, आगे 15 15 15 चलता जा रहा है। यूजिंग जिगर काउंटर टू मेजर द काउंट्स पर मिनट और डिफरेंट डिस्टेंसेस पे फ्रॉम अ सोर्स ऑफ रेडिएशन। प्यारे बेटे, बैकग्राउंड रेडिएशन क्या है इसकी? आई कैन सी इट इज 15 काउंट्स पर मिनट। कैसे पता लगा मुझे 15 काउंट्स पर मिनट है? क्योंकि ये सोर्स से दूर जाता जा रहा है, सोर्स से दूर जाता जा रहा है। अब ये इतनी दूर आ गया कि सोर्स की रेडिएशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ओके, समझ आई बेटे? तो फिर इसका मतलब ये बैकग्राउंड रेडिएशन। Background radiation is radiation that is always present in the environment all around us. Start by measuring background radiation. This is called your background count. Background count, फिर carry out your experiment. वही चीज है, बस rephrased है। आगे चलते हैं बेटे, यूसेज ऑफ रेडिएशन, कुछ इसके यूसेज हैं। यूसेज आज ही पढ़ लेते हैं यहाँ से आगे, ताकि मेरा ख्याल है कि हम इसको वाइंड अप कर सकते हैं। यूसेज कम से कम आज पढ़ लेते हैं इसमें। मेडिकल प्रोसीजर्स में इस्तेमाल होते हैं, डायग्नोसिस के लिए, फूड स्टेरलाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपने कभी महंगे बार्बर की दुकान पे जाएंगे तो आप देखेंगे उसने स्टेरलाइजर रखा होता है जिसके अंदर कैंची वगैरह रखी होती है। स्टेरलाइजिंग मेडिकल इक्विपमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, ग्रीन ब्लूइश से कलर की लाइट के अंदर उन्होंने रखे स्टेरलाइज करते हैं। स्टेरलाइजर नाम की डिवाइस आती है, कोरोना के दिनों में बड़ी मशहूर हुई थी ये डिवाइसेस। एज ऑफ एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स, कार्बन डेटिंग, चेकिंग द थिकनेस ऑफ मटेरियल्स, आप मटेरियल्स की थिकनेस चेक कर सकते हैं। अननोन मटेरियल की थिकनेस चेक करनी हो, यू कैन डू दैट थ्रू दिस। स्मोक डिटेक्टर्स में इस्तेमाल होता है। स्मोक डिटेक्टर में कैसे इस्तेमाल होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अल्फा पार्टिकल्स आर यूज्ड इन स्मोक डिटेक्टर्स। अल्फा रेडिएशन नॉर्मली आयनाइज कर देती है एयर को विद इन द डिटेक्टर, क्रिएटिंग अ करंट। जिससे क्या होता है, करंट को तो चार्जेस का फ्लो चाहिए ना, तो वो जो एयर होती है उसको आयनाइज कर देते हैं। द अल्फा एमिटर इज ब्लॉक्ड व्हेन, जब स्मोक आ जाता है तो अल्फा एमिटर जो है वो ब्लॉक हो जाता है।
तो वो उसको आयोनाइज नहीं कर पाता एयर को। द अल्फा एमिटर इज ब्लॉक, जब वो ब्लॉक होता है अलार्म ट्रिगर हो जाता है, और इस तरह कोई अल्फा पार्टिकल चूंकि नहीं हो रहे होते। ये देखिए हमारे पास अल्फा सोर्स है, ये इसको आयोनाइज कर रहा है जिसकी वजह से करंट फ्लो कर सकता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो, जैसे ही स्मोक आता है करंट फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि एयर आयोनाइज नहीं है, अलार्म बजना शुरू हो जाता है। मटेरियल की थिकनेस कैसे मेजर करते हैं आप? बेटा बीटा पार्टिकल्स आपको पता है, हमने अभी पढ़ा था, दे कैन गो फॉर 100 से 150 सेंटीमीटर तक चले जाते हैं डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर वो, राइट। तो हमें पता लगता है एज मटेरियल मूव्स अबव बीटा सोर्स द पार्टिकल्स दैट आर एबल टू पेनिट्रेट कैन बी मॉनिटर्ड यूजिंग अ डिटेक्टर। आप क्या करते हैं कि बीटा पार्टिकल का एक सोर्स रखते हैं, उसके ऊपर अपने मटेरियल को रखते हैं जिसकी थिकनेस मेजर करनी है, और उसके ऊपर अपना डिटेक्टर रख देते हैं, और मटेरियल को दूर करीब करते रहते हैं। एंड यू फाइनली फाइंड द मटेरियल गेट्स थिकर, मोर पार्टिकल्स विल बी अब्सॉर्ब्ड, जितना थिक होता जाएगा उतने पार्टिकल्स, ये हमारे पास डायग्राम बनी है, मैं क्या इधर से कर रहा हूँ जी, एल्यूमिनियम फॉइल है बेटे, मैंने चेक करना है इसकी थिकनेस को, राइट, मैंने क्या करना है, थिकनेस को। आप देखें ये दो रूलर्स के दरमियान है, यानी इधर से ये इस तरह घूमी जा रहा रोलर, और इधर से उस तरह, मैं चाहता हूँ यूनिफॉर्म थिकनेस जाए। जैसी ही थिकनेस में चेंज आएगा रेडिएशन डिटेक्टर बता देगा थिकनेस में चेंज आया कि नहीं। ऐसे यूनिफॉर्म थिकनेस की शीट बनाई जा सकती है, ठीक है, वो कर स्टील की इसी तरह यूनिफॉर्म थिकनेस की चादर बनाई जा सकती है। बीटा रेडिएशन इज यूज बिकॉज इट विल बी पार्शियली एब्जॉर्ब, क्योंकि थोड़ी सी एब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर अल्फा पार्टिकल होता तो वो ज्यादा सारा एब्जॉर्ब हो जाता और गामा रेज सारे का सारा आगे निकल जाता। सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज कि कहाँ पे अल्फा रेडिएशन यूज हो रही है और कहाँ पे बीटा रेडिएशन यूज हो रही है। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में भी इसी तरह से इस्तेमाल होती है, स्टेरिलाइजिंग और फूड मटेरियल में। मेरा ख्याल है यहाँ से आगे थोड़ी सी डिटेल चाहिए होगी, मैं तेजी में पढ़ाते हुए कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता। सो विल टेक इट अप इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। आप फिर भी घर से रीडिंग प्लीज करके आइएगा, इसमें ज्यादातर रीडिंग मटेरियल है, मेरे समझाने की बात बहुत कम है, प्लीज रीड द नोट्स, ठीक है। थैंक यू जी, 2-3 मिनट की ब्रेक लेते हैं फिर विल स्टार्ट मैथ्स।